हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो 11th क्लास, ठीक है, 11th और सब्जेक्ट जो है अपनी वो है फिजिक्स, ठीक है बेटा। और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम था मापन एवं मात्रक। चैप्टर का जो नाम है क्या है बेटा? मापन एवं मात्रक, ठीक है। और टॉपिक जो चल रहा है अपना वो टॉपिक है विमाएं, भौतिक राशि की विमाएं का टॉपिक चल रहा है अपना, ठीक है। भौतिक राशि की विमाएं, डायमेंशन, ठीक है। हाँ, तो सुनना, तो हमने क्या बात की? एक बात हमने ये की थी कि जो मूल राशियां होती हैं प्रकृति के अंदर, वो मूल राशियां कितनी होती है प्रकृति में? 3 मूल राशियां होती हैं। और 3 मूल राशियों पर हम चर्चा कर रहे थे। पहली जो मूल राशि वो होती है द्रव्यमान, दूसरी मूल राशि होती है बेटा लंबाई, और तीसरी मूल राशि होती है समय, ठीक है। द्रव्यमान को हम क्या बोल रहे थे? मास, लंबाई को लेंथ और समय को टाइम, ठीक है। यानी मास का पहला जो अक्षर कैपिटल है, लेंथ का कैपिटल है और टाइम का कैपिटल टी, ठीक है। इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं भाई, ठीक है बेटा। हाँ, एम एल टी। तो किसी भी भौतिक राशि की जब हम विमा लिखते हैं, किसी भी भौतिक राशि की जब विमा लिखते हैं तो विमा कैसे लिखते हैं भाई? सीरियल से बताया था आपको, एम एल टी, ठीक है, मोहनलाल तिवारी, ठीक है। इस प्रकार सीरियल से लिखना है। और इसको अगर हम बड़े कोष्टक में बंद कर दें तो ये कहलाता है भूमीय सूत्र। सब कुछ बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ, एम की घात हम लगाते हैं ए, एल की घात लगाते हैं बी और टी की घात लगाते हैं सी, ठीक है। तो घात यानी भौतिक राशि, मूल भौतिक राशियों के प्रतीक जो होते हैं एम एल टी पर लगाई गई जो घातें हैं, उन घातों को हम कहते हैं भौतिक राशि की विमाएं। क्या बोलेंगे इनको? भौतिक राशि की विमाएं, ठीक है साहब। बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो भौतिक राशि की विमाओं को कैसे लिखेंगे? एम एल टी पर घात लगा के। एक बात फिर बताई थी मैंने आपको, याद हो तो, कि अगर मान के चलो हमें ऐसा ही पद्धति में से कोई भी मूल राशि अगर दे रखी है, ऐसा ही पद्धति में मूल राशियों की संख्या कितनी बेटा? 7 होती है। और अगर उसमें से हमें कोई भी मूल राशि अगर दे रखी है तो मूल राशि जो दे रखी है उसको हम किससे? उसके प्रतीक से हम यहाँ इसके आगे लगा के और उस पर घात लगा देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी मूल राशि दे रखी है तो उस पर हम घात लगा के नोट कर सकते हैं, ठीक है साहब। अब सुनना भाई ध्यान से कि हम बात कर चुके थे, कई सारी भौतिक राशियां हम पढ़ चुके थे, है ना। दाब की हम बात कर चुके थे। हम लास्ट जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कोण की, ठीक है। तो कोण कैसी भौतिक राशि होती है बेटा? कोण एक मात्रकहीन हम कह सकते हैं क्या? मात्रकहीन उसको हम नहीं कह सकते, ठीक है। देखो ध्यान से, एक छोटी सी बात और बताते हैं हम, है ना, उसको ध्यान से सुनना। ये मिटा देता हूं मैं। तो कल हम बात कर रहे थे पूरक मात्रक। किसकी बात कर रहे थे बेटा? पूरक मात्रक। तो देखो एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने बेटा? मूल मात्रक तो हम पढ़ चुके हैं कितने होते हैं? 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7, ठीक है। पूरक मात्रक और पढ़ते हैं यहाँ पर पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रकों की संख्या होती है 2। कितनी होती है बेटा? 2 होती है, ठीक है। पूरक मात्रक कितने? 2 होते हैं, ठीक। अच्छा, मूल मात्रक तो 7 है और पूरक मात्रक कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई।
तो मूल मात्रक कितने 7 और पूरक मात्रक कितने 2। मूल मात्रक 7 हम पढ़ चुके थे, क्या क्या थे भाई 7 मूल मात्रकों में। पहला तो हो गया कौन मीटर, दूसरा हो गया किलोग्राम, तीसरा हो गया सेकंड, चौथा हो गया ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा किसमें मोल में। तो इस प्रकार ये 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने होते हैं 7 मूल मात्रक होते हैं। अच्छा पूरक मात्रक क्या होते हैं बेटा, देखो भौतिक राशि होती है 2। पूरक मात्रक की बात करें तो एक तो होता है कोण और दूसरा भी होता है बेटा कोण, दोनों ही कोण है। तो याद करो कल हमने एक बात कही थी कि कोण, ठीक है, तो कोण की जब हम बात कर रहे हैं तो कोण बराबर क्या होता है बेटा, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से जब हम देखते हैं तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, तो चाप का मात्रक भी क्या होता है बेटा मीटर होता है, त्रिज्या का मात्रक भी क्या होता है मीटर। तो यहां से अगर हम देखें तो कोण जो है वो कैसी राशि आ रही है, एक मात्रकहीन राशि आ रही है। कोण कैसी राशि आ रही है बेटा, एक मात्रकहीन राशि है। कैसी है, एक मात्रकहीन, ठीक है। लेकिन हमें ये मात्रकहीन राशि नहीं कहनी, क्यों, क्योंकि इसका एक पूरक मात्रक रखा जाता है कि जब भी हम किसी कोण को व्यक्त करते हैं तो उसका मात्रक साथ में लेके चलते हैं, और वो क्या लिख के चलते हैं, रेडियन। क्या लिख के चलते हैं बेटा, रेडियन। तो रेडियन जो होता है वो क्या होता है, कोण का मात्रक होता है। अब देखो कोण जो है वो 2 प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। 2 प्रकार की आकृतियां होती है अपने पास। एक तो होती है द्विविमीय आकृति और एक होती है त्रिविमीय आकृति। ध्यान से सुनो बेटा, देखो कोण का निर्माण कैसे हुआ। कोण का निर्माण कैसे हुआ, तो हमने समतलीय आकृति पढ़ी बेटा। समतलीय का मतलब कि किसी भी राशि का, किसी भी बात करें हम किसी भी आकृति का, जैसे आयत है, वर्ग है ना, तो ये सभी जो आकृतियां होती हैं ये सभी आकृतियां होती है समतलीय आकृति। और इन समतलीय आकृतियों के लिए अगर हम बात करें तो समतलीय आकृतियों का जो निर्माण हुआ है, उद्गम हुआ है, वो कहां से हुआ है, तो कहां से हुआ बेटा, वो हुआ है बिंदु से। किससे हुआ है, बिंदु से। हालांकि ये कोई भी आकृतियां नहीं होती है ना, लेकिन हम इनको मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि ये कौन है, बिंदु है। कौन है बेटा, बिंदु है ना। बिंदु का मतलब समझ रहे हो, बिंदु की परिभाषा क्या होती है बेटा, कि जिसका ना तो कोई आकार होता है, ना ही कोई लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है ना, मतलब जिसका ना तो कोई आकार है ना कोई आकृति है, कुछ भी नहीं है, उसको हम बोलते हैं बिंदु। तो जब कोई आकार ही नहीं होगा, कोई लंबाई नहीं होगी, कोई चौड़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो बिंदु कहीं दिखेगा क्या, कुछ नहीं दिखेगा हमें, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि माना कि ये क्या है, बिंदु है, ठीक है। अगर इसकी नाप तोल करके देखें तो इसका आकार भी है, आकृति भी है, ठीक है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ठीक है। लेकिन हम परिभाषा में देखते हैं तो बिंदु का कोई अस्तित्व नहीं है एक तरह से, ये मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, जब बिंदु ही नहीं होगा तो आकृतियां कहां से होंगी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, माना के, पूरी फिजिक्स माना के डिपेंड कर रही है, ठीक है सर। तो ये बिंदु, अब इन्हीं 2 बिंदु से बिंदु मिलाते जाए तो 2 बिंदुओं से मिला के खींची गई रेखा, ये कहलाता है रेखाखंड, ठीक है। ऐसे ही 2 रेखाखंडों को आपस में से काट दें तो ये क्या बन गया भाई, क्या बन गया, कोण बन गया। क्या बन गया, कोण। ऐसे 3 रेखाखंड आपस से काट दें तो ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। नहीं बात समझ में, तो जो आकृति हम आसानी से इस बोर्ड पर बना सकते हैं उन आकृतियों को हम बोलते हैं समतलीय आकृति। क्या बोलेंगे, समतलीय आकृति, ठीक है। तो ये वाला जो कोण बनेगा 2 रेखाखंडों को काटने पर, ये कोण किस पर बन रहा है भाई, समतल पर बन रहा है, तो इसे हम बोलेंगे समतल कोण। क्या बोलेंगे इसको, समतल कोण, ठीक है। तो एक तो भौतिक राशि होगी कौन सी, समतल कोण। पूरक मात्रकों में बात कर रहे बेटा हम, ठीक है, क्या बन गया, समतल कोण बन गया, ठीक। अच्छा, समतल कोण का मात्रक क्या हो गया, पूरक मात्रक हो गया बेटा रेडियन, ठीक है।
समतल कोण का पूरक मात्रक क्या हो गया बेटा? रेडियन हो गया। क्या हो गया? रेडियन। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना कि समतल कोण का पूरक मात्रक होता है और पूरक मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है, अच्छा दूसरे कोण की बात करें तो दूसरा जो कोण होता है वो होता है घनीय कोण। ठीक है, घनीय का मतलब देखो घन कैसी आकृति होती है बेटा? घन जैसे हम बात करें एक चौक का डिब्बा जो आता है ना, चौक का डिब्बा आता है, घन और घनाव आकृतियां आप लोगों ने पढ़ी है। जैसे अपना कमरा होता है तो उस कमरे के अंदर कितनी दीवारें होती हैं, जैसे घन बनाए तो घन इस प्रकार बनेगा। ठीक है, क्या बन गया? एक घन बन गया। घन का मतलब एक कमरा बन गया जिसमें कितनी दीवारें बेटा? एक तो आगे वाली, एक पीछे वाली, दो, एक इधर की, एक इधर की, कितनी हो गई? 4, एक ऊपर की, एक नीचे की, कितनी हो गई? 6। तो जिसके अंदर 6 दीवारें होती हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं जिसकी स्थिति 3 निर्देश तंत्रों के सापेक्ष निकलती है। ठीक है, यहाँ पर हम केवल 2 ही दिशाएं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 3 दिशाएं नजर आ रही है। देखो, एक तो ये रही, एक ये रही, और एक ये जो रेखा नजर आ रही है, ये रेखा ऐसे नहीं है। ये रेखा कैसे बेटा? इस प्रकार है, इस प्रकार, आगे की ओर, बाहर की ओर। बात क्लियर हुई है ना? कि जैसे हम बात करें एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा ऊपर जा रही है। ठीक है, तो तीसरी जो रेखा होगी वो किधर होगी? इधर होगी, सामने। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, कहने का मतलब इस दिशा में भी है, ऊपर भी है और आगे की तरफ भी है। तो 3 दिशाएं हो गई। ठीक है, तो इसका अगर हम कोई कोना काटे, जैसे मान लो यहां से एक कोना काट दिया 3 भुजाओं से मिलाकर, तो ये वाला जो कोना कटा है, ये वाला, तो यहाँ पर जो कोण अंतरित होगा, तीनों भुजाओं से निर्मित जो कोण होगा, ये कोण कहलाता है घनीय कोण। घन का मतलब समझ रहे हो? जिसकी घात 3, ये हम लिख के चलते हैं। ठीक है, तो समतल कोण का मतलब जिसमें केवल 2 ही दिशाएं संभव है, 2 ही दिशाओं से मिलकर कोण बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हम समतल कोण, समतल आकृति, और इसको बोलेंगे घन कोण। ठीक है, तो घन कोण कैसे बनेगा? जैसे हम पेंसिल है, पेंसिल शंकु आकार देखा होगा आप लोगों ने, शंकु, शंकु देखा होगा, तो शंकु कैसा होता है? इस प्रकार, चारों तरफ से इस प्रकार गोल होता है, जैसे पेंसिल को काट दें। ठीक है, तो काटने पर यहाँ पर जो अंतरित कोण होगा, ये वाला जो कोण है, ठीक है, यहाँ पर केंद्र पर ये वाला जो कोण है, इस प्रकार होगा ये कोण वृत्ताकार रूप में, इस प्रकार। तो ये वाला जो कोण कहलाता है, ये यहाँ पर अंतरित जो कोण होगा इस क्षेत्रफल के द्वारा, वो कौन सा होगा? घनीय कोण होगा। कौन सा होगा? घनीय कोण। ठीक है, तो समतल कोण पर अगर हम बात करें, देखना ध्यान से बेटा, ये मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लिया करो, है ना, वीडियो को स्टॉप करके। देखो, जैसे हम बात करें समतल कोण, समतल कोण, तो समतल कोण बराबर क्या बेटा? देखना, 2 रेखाएं काट ली इस प्रकार। ठीक है, ये सेंटर हो गया। तो यहां से अगर जैसे हम बात करें कि साहब वृत्त कैसे बनाए, तो वृत्त कैसे बनाए भाई? कि जो रेखाखंड हमें दिख रहा है, ये रेखाखंड है, तो इस रेखाखंड के लिए अगर हम बात करें, तो इस रेखाखंड के एक भाग को तो पकड़ लो और दूसरे भाग को घुमा दो, ये लो। ठीक है, तो ये क्या बन गया भाई? रेखाखंड बन गया। क्या बन गया? रेखाखंड, ये वाला। ठीक है, और इस रेखाखंड से जो आकृति निकल के आई है वाली, ये क्या बन गई? वृत्त बन गई। ठीक है, अब मैं इसी में 2 रेखाखंड काटूं, देखो ये वाला काट दिया। ठीक है, तो ये रेखाखंड 2 काट दिए, तो काटने पर यहां पर जो कोण अंतरित हुआ है, ये वाला, ये कोण क्या है? थीटा। ये भुजा क्या कहलाएगी बेटा? त्रिज्या। ये भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ठीक है, और ये क्या है? यहां से यहां तक ये है चाप। ठीक, तो यहां से हमने देखा साहब कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो इसको बोलते हैं समतल कोण। क्या बोलेंगे बेटा? समतल कोण। तो समतल कोण क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या होती है। समतल कोण क्या है? चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, बात समझ में आ गई?
ठीक है। हाँ, तो समतल कोण में जो कोण बन रहा है वो किसके द्वारा अंतरित हो रहा है केंद्र पर? वो इस चाप के द्वारा होता है। अगर इस चाप की लंबाई हम बढ़ाते जाएं तो इस कोण के मान में भी क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। ठीक है बेटा। हाँ, तो चाप बटे त्रिज्या होता है कौन? समतल कोण। तो समतल कोण किससे कट रहा है? एक लंबाई से कट रहा है, चाप से कट रहा है। ठीक है, तो ये कितनी दिशा है? दो दिशाएं, एक तो इधर और एक, ठीक है, दो दिशाओं से। अच्छा, हम बात करें घनीय कोण की। किसकी बात करें? घनीय कोण की। तो यहां से फॉर्मूले से अगर देखें तो कोण का कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन अगर हम देखें तो इसका एक पूरक मात्रक होता है जिसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियन। ठीक है, पूरक मात्रक है। घन कोण की बात करें, घनीय कोण, घनीय कोण। तो घनीय कोण क्या होगा? देखना ध्यान से। तो घनीय कोण मतलब एक गोले में से काट ले। किसमें से काट ले? एक गोला। तो गोला क्या हम इस पर निर्मित कर सकते हैं? क्या इस पर बोर्ड पर गोला बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना। गोला क्या होता है कि अगर हम इसको समतल पर पटक दें तो वो स्थिर नहीं होगा, वो क्या होगा? घूमता रहेगा। ये मान मतलब समतलीय आकृति तो क्या है? जो दो दिशाएं इस बोर्ड पर बना सके। जैसे हमने अभी वृत्त बनाया तो ये क्या है? समतलीय आकृति है। जैसे चूड़ी, है ना। अगर हम रसगुल्ले की बात करें तो क्या रसगुल्ला इस पर बना सकते हैं? तो रसगुल्ला जो होता है वो कैसा होता है? 3 डायमेंशन होता है, जिसमें 3 अक्ष होती है ना। तीनों दिशाओं से निर्मित होता है, घन होता है, तीनों दिशाओं से निर्मित है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। ठीक है। शंकु जैसे बात करें तो यहां पर जब भी निर्मित होगा, जैसे गोले में से अगर हम काटें, जैसे एक प्याज होती है अपनी प्याज, उसमें अगर ऐसे चीरा लगा के इस प्रकार अगर हम काटते हैं तो यहां से ऊपर, जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा तरबूज, क्या देखा है? तरबूज। तो तरबूज में जब हम लगाते हैं, चीरा लगाते हैं ना, ऐसे देखते हैं, तो उसमें से जो निकलता है ऊपर वाला भाग, जो यहाँ पर जो निर्मित कोण होगा, तिकोना जो हिस्सा है ना, तो ऊपर जो कट रहा है वो चाप कट रहा है, लंबाई कट रही है, क्षेत्रफल कट रहा है? ये बताओ। नहीं, यही बात समझ में कि जब हम किसी तरबूज पर अगर हम चर्चा करें तो तरबूज जो होता है बिल्कुल ठोस है, चारों तरफ से गोल है। तो जब उसके ऊपर जब हम ऐसे छेवा लगाते हैं तो छेवा लगाने पर क्या उसमें कोई लंबाई कट रही है या फिर ऊपर से? देखो त्रिभुजाकार कटता है, आकृति त्रिभुजाकार रखते हैं, गोल काटेंगे तो गोल निकलेगा, है ना। छेवा लगा के इसे त्रिभुजाकार छेवा लगाते हैं तो उससे जो निकल रहा है आकृति, ऊपर का जो तल है उस पर जो आकृति निकल रही है वो क्या निकल रही है? त्रिभुज निकल रही है। ठीक है, तो त्रिभुज का हम क्या लेंगे? वहां पर क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे? क्षेत्रफल। इसका मतलब त्रिविमीय आकृति में यहाँ पर जो कटेगा, ये वाला जो भाग आएगा, ये क्या आएगा? समतल आकृति नहीं होगी, ये क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा। क्या आएगा? क्षेत्रफल। लंबाई नहीं आएगी, चाप नहीं आएगा, क्या कटेगा यहाँ पर? क्षेत्रफल कटेगा। तो इस क्षेत्रफल के द्वारा यहाँ पर जो अंतरित कोण होगा, ठीक है, घन कोण को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो अंतरित कोण होगा उस अंतरित कोण को हम बोलते हैं घन कोण। क्या बोलेंगे? घन कोण। ठीक है, ये जो चिन्ह होता है ओमेगा, सॉरी ओम का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है बेटा? ओम का। जैसे आप लोगों ने प्रतिरोध का मात्रक पढ़ा होगा ओम, तो उसका चिन्ह होता है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ घन कोण का जो चिन्ह है वो हम ओम से व्यक्त करते हैं। किससे? ओम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो क्षेत्रफल से कट रहा है। किससे कट रहा है? क्षेत्रफल से। कौन कट रहा है? घन कोण। ठीक है, यहां समतल कोण में जब हम बात कर रहे थे तो समतल कोण में जो बात हो रही थी वो किससे कट रहा था बेटा? लंबाई से, चाप से कट रहा था। तो चाप से कोण अंतरित था। और हम ये कह रहे हैं कि कोण का कोई मात्रक ही नहीं होता। यहां से अगर फॉर्मूले से देखें तो मीटर बटे मीटर आ रहा है। क्या आ रहा है? मीटर बटे मीटर। तो ऐसे जब हम घन कोण की बात करेंगे तो घन कोण बराबर, तो कोई मात्रक नहीं होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, तो इसका कोई मात्रक नहीं आना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम क्या रख रहे हैं? फॉर्मूला। कैसे? जब यहां समतल कोण लिखा तो यहां क्या लिखा हमने? चाप। लेकिन यहां क्या कर रहा है भाई? क्षेत्रफल। तो चाप के स्थान पर क्या रख दिया हमने? क्षेत्रफल। ठीक है, बटे यहां क्या लिखा है? त्रिज्या। त्रिज्या। तो यहां पर अगर मैं त्रिज्या लिखूं, ध्यान से सुनना,
तो क्षेत्रफल का मात्रक बेटा मीटर स्क्वायर, क्या होता है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लेकिन त्रिज्या का मात्रक क्या हो गया मीटर हो गया। यानी अगर हम देखें तो मीटर स्क्वायर बटे मीटर आ रहा है, और अगर इसको देखें तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर गया तो क्या बच गया मीटर बच गया। तो घनकोण का मात्रक मीटर आ रहा है, जो कि अब संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्यों कोण का कोई मात्रक ही नहीं है फॉर्मूले से। तो फिर इसको हटाने के लिए हम क्या करें कि यहाँ पर स्क्वायर लगाओ सा, तो यहाँ पर त्रिज्या का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर। तो घनकोण जो होता है वो क्या होता है कि दिया गया जो क्षेत्रफल काटा गया क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। तो समतल कोण का मात्रक, समतल कोण का मात्रक इससे तो कुछ नहीं होता, लेकिन पूरक मात्रक होता है, वो क्या होता है रेडियन होता है। और घनकोण का पूरक मात्रक, घनकोण का पूरक मात्रक रखा जाता है स्टेरेडियन। क्या रखा जाता है बेटा स्टेरेडियन। घनकोण का पूरक मात्रक क्या होता है बेटा स्टेरेडियन होता है। घनकोण का पूरक मात्रक स्टेरेडियन, ठीक है। हाँ, समतल कोण का मात्रक चाप बटे त्रिज्या, ये तो हो गया फॉर्मूला, और पूरक मात्रक रेडियन। घनकोण का फॉर्मूला क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, पूरक मात्रक स्टेरेडियन, ठीक है। बात समझ में आ गई सबके, है ना। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेना। तो ऐसा ही पद्धति में बेटा मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है और पूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है, ठीक है। यानी 2 पूरक मात्रक होते हैं, जिसमें 2 पूरक भौतिक राशि कौन कौन सी होती है। एक होता है समतल कोण जिसका पूरक मात्रक होता है रेडियन, एक होता है घनकोण जिसका पूरक मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी सबके, है ना। तो कोण की अगर हम विमा की बात करें तो कोण की कोई विमा नहीं होती, कोण एक विमाहीन राशि होती है। कोण क्या है एक विमाहीन राशि, ठीक है। चाहे वो समतल कोण हो चाहे वो घनकोण, लेकिन मात्रकहीन नहीं कहेंगे हम, क्यों फिर बार बार कह रहा हूं मैं, फॉर्मूले से तो मात्रकहीन दिख रहा है, लेकिन हम इसको मात्रकहीन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका पूरक मात्रक होता है कि कोण को हम रेडियन से, समतल कोण को, और घनकोण को हम व्यक्त करते हैं किससे स्टेरेडियन मात्रक से। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो पूछा जाए विमाहीन राशियों के नाम, तो हम विमाहीन राशियों के नाम बता सकते हैं समतल कोण और घनकोण। लेकिन अगर कहे मात्रकहीन तो हम इसमें मात्रकहीन बात नहीं करेंगे, मात्रकहीन की हम बात नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि इनके मात्रक होते हैं, चाहे कैसा भी मात्रक हो, चाहे वो मूल हो चाहे पूरक, लेकिन मात्रक होता है। और पूरक मात्रक क्या होता है इसका, कोण का, समतल कोण का होता है रेडियन, होता है स्टेरेडियन, ठीक है भाई। तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट कर लेना। अब आगे कुछ एक भौतिक राशि और देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बेमा वाला ये जो बात जो चल रही है अपनी, वो हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। क्यों, साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम भौतिक राशि पढ़ेंगे, और भौतिक राशियों के साथ साथ हम उसकी बेमा, मतलब हमें बेमा लिखना आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, भौतिक राशि आ जाएगी अपने पास, केवल उसका हमें क्या निकालना है, बेमा निकालनी है। तो बेमा कैसे निकालते हैं ये चीज सीखनी हमें, ना कि हमें इन सारी चीजों को याद करना है। क्यों, समय के साथ साथ सब कुछ क्या होता जाएगा, याद होता जाएगा, ठीक है। हाँ, बस सीखना है, ठीक है। हाँ भाई, तो ये मैं मिटा देता हूं, आप लोग इस चीज को नोट कर लेना। हाँ भाई, जैसे देखो बेटा, एक भौतिक राशि आप लोगों ने पढ़ रखी है, और भौतिक राशि है शक्ति, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। क्या होती है शक्ति, तो शक्ति क्या होती है बेटा, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय, शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय, ठीक है। जो चीज आप लोगों ने पढ़ रखी है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। शक्ति बराबर क्या है बेटा, कार्य बट्टे समय, शक्ति बराबर है कार्य बट्टे समय, ठीक है। तो हमने कल कार्य की बात की थी, याद हो, है ना, लास्ट वीडियो के अंदर। तो कार्य क्या था भाई, कि कार्य बराबर था
बल इंटू विस्थापन, ये था। कार्य बराबर क्या है, बल इंटू विस्थापन। तो यहां पर हमने बल की विमा लिखी बेटा, क्या थी बल की विमा, m1 L1 T माइनस 2। क्या थी बल की विमा, मैंने याद करने के लिए बोला है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। बल की विमा है m1 L1 T माइनस 2 और विस्थापन की विमा है बेटा L1, विस्थापन की विमा L1। तो कार्य की जो विमा है वो क्या आ गई, m1 L1 L1 L2 T माइनस 2। तो ये है कार्य की विमा, ठीक है बेटा। तो कार्य की विमा हो गई m1 L2 T माइनस 2, ठीक है। अच्छा, शक्ति बराबर है कार्य बट्टे समय, कार्य बट्टे समय। तो हम डायरेक्ट इसकी विमा लिखेंगे शक्ति की। तो कार्य की विमा क्या है अपने पास, ये रही m1 L2 T माइनस 2। कार्य की विमा क्या है, m1 L2 T माइनस 2 बट्टे कौन है, बट्टे में समय। तो समय की विमा क्या होगी भाई, m0 L0 T1। क्या होती है समय की विमा, m0 L0 T1, ठीक है। बात क्लियर हो गई सबके, समय की विमा क्या है m0 L0 T1, ठीक। अब इसको आगे चले तो देखना ध्यान से, नीचे लिख रहा हूं यहां शक्ति की विमा, शक्ति की विमा। देखो समय में टी है ऊपर भी और नीचे भी, तो m L T ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ऊपर है घात 1, नीचे कितनी 0, तो कितनी बची, केवल 1 बची। L की घात 2 L की घात 0, कितनी बची 2। T की घात -2, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये किसकी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी, माइनस की। क्यों, नीचे घात किसकी है, प्लस की, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस। तो जब T की घात ऊपर ले जाएंगे तो हो गया -1, और -1 और -2 कितना हो गया बेटा, -3 हो गया। कितना हो गया, -3, ठीक है। तो इसका मतलब शक्ति की जो विमा है वो क्या हो गई, m1 L2 T माइनस 3। शक्ति की विमा क्या है बेटा, m1 L2 T माइनस 3। बात समझ में आ गई है ना। तो ऐसे बेटा कई सारी भौतिक राशियां हैं, है ना। अगर इनको कराने लगे तो पूरा महीना निकल जाए, है ना। इतनी सारी भौतिक राशियां हैं, ठीक है। तो हमें इनको अभी के अभी, है ना, सभी भौतिक राशियों को अभी के अभी याद नहीं करना है। क्यों, याद भी नहीं होंगी। अगर इनको याद करने बैठ गए तो ये याद भी नहीं होंगी। लेकिन जैसे जैसे, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वास्तव में शक्ति है क्या, है ना, कि जब तक हमें इसका फॉर्मूला याद नहीं होगा, कि शक्ति की परिभाषा याद नहीं होगी, फॉर्मूला याद नहीं होगा, तब तक हम इसकी विमा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमें विमाएं याद नहीं करनी है, हमें विमाएं निकालना सीखना है। हमें याद क्या करना है, हमें याद ये होना चाहिए क्या, कि शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति की विमा क्या होती है, सॉरी शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। तो शक्ति किसे कहते हैं, कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। और कार्य बराबर, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय। अब यहां पर फिर कोई बात, कि जब तक हमें कार्य का नहीं पता तब तक हम इसकी विमा नहीं निकाल सकते। तो कार्य भौतिक राशि है, तो कार्य के बारे में हमने जानकारी ले ली। कार्य क्या है, बल इंटू विस्थापन। कि किसी व्यक्ति के द्वारा, अगर हम किसी व्यक्ति के द्वारा जो मेहनत की जाती है, श्रम किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, ठीक है। और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अगर कोई वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वस्तु क्या कर रही है, विस्थापन तय कर रही है, तो ही उसमें कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो हम विमा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बात सबके समझ में आ गई होगी, है ना। तो हमने क्या करना है, हमें धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, टॉपिक के साथ साथ हमें वही उसकी परिभाषा लिखनी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है,
फिर उसके बाद उसकी विमा लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी कुछ आएगा उसी के अंदर वहीं के वहीं छाप देंगे और वो चीज हमें अच्छे से याद होगी। ठीक है, बात क्लियर होगी आप सबके, है ना? तो अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करनी है, और जैसे ही आप लोग मिलोगे, है ना, उसके बाद हम इसका रिवीजन भी कराएंगे। ऐसी बात नहीं है कि साहब जो ऑनलाइन में करा दिया वो आपको नहीं कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा, है ना। लेकिन जब आप लोग आओगे स्कूल के अंदर तब आपको नया टॉपिक दिया जाएगा और इस टॉपिक को हम बाद में लेंगे। ठीक है साहब? हाँ, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जिसके समझ में नहीं आता है वो आप लोग स्कूल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी। आराम से मस्ती से पढ़ाई करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।